इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से जाने जाने वाली सिटी कोटा एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉपर्स देने का तमगा हासिल करने वाले कोटा के कोचिंग संस्थान और प्रतियोगी परीक्षा की अंधी रेस में दौड़कर उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाने के तनाव के चलते स्टूडेंट्स के आत्मघाती कदम ने कोटा कोचिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों घरों के दीपक सपनों के पूरा नहीं होने की जरा से डर से मौत को गले लगा रहे हैं? देखें पूरी रिपोर्ट। अब तक 18 स्टूडेंट्स लगा चुके मौत को गले। कामयाब नहीं होने का डर भी करवा रहा सुसाइड। आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर कर देता है। परिजनों की उम्मीदों को पूरा नहीं करने पर उठा रहे सुसाइड का कदम। कोचिंग सिटी कोटा का कोचिंग हब कहलाने वाला तलवंडी, इस इलाके में हजारों हॉस्टल में स्टूडेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए देश भर से आते हैं और यही इलाका उनकी पनाहगाह बनता है। यहाँ स्टूडेंट्स अपने सपनों को, अभिभावकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए चुनौतीपूर्ण परीक्षा की मैराथन में दौड़ते हैं। कई स्टूडेंट्स को परीक्षा में कामयाब नहीं होने का जरा सा डर भी आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर कर देता है। कुन्हाड़ी थाना के लैंडमार्क सिटी इलाके में स्टूडेंट धनेश ने हॉस्टल के रूम में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। 15 साल के कोचिंग स्टूडेंट धनेश कुमार यूपी के बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इससे एक दिन पहले ही बेंगलुरु के नासिर ने भी हॉस्टल की 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में अब तक 18 स्टूडेंट्स मौत को गले लगा चुके हैं। पुलिस अभी इस मामले में पड़ताल कर रही थी कि बिहार के पटना से नेट की तैयारी के लिए कोटा में कोचिंग कर रहे 17 साल के लवकेश ने भी फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। लेकिन एक साल से कोटा में 12वीं की पढ़ाई के साथ नेट की कोचिंग कर रहा था। पुलिस को लोकेश के रूम से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें पढ़ाई के तनाव की बात सामने आ रही है। कोटा में लगातार 3 स्टूडेंट के सुसाइड मामले सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति ने भी संज्ञान लिया है। समिति के पदाधिकारी एमबीएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुंचे और इस पूरे मामले पर उन्होंने पुलिस से जानकारी मांगी है। कोटा में हर साल 1.5 लाख बच्चे देश भर से मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं और इस साल कोविड के बाद देश भर से आए स्टूडेंट्स की तादाद काफी है। अपना सपना और परिवारों की उम्मीदों को लेकर प्रतियोगी परीक्षा की रेस में जरा भी पिछड़ने का डर उनको आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। इस साल भी अब तक करीब 18 सुसाइड के मामले सामने आए हैं। साल 2022 में 14 सुसाइड, 2021 में 9 स्टूडेंट्स ने कोटा में सुसाइड किया। कोरोना काल को हटा दिया जाए तो साल 2018 में 12, साल 2017 में 10 और इससे पहले भी कई बार स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले कोटा में सामने आते रहे हैं। प्रशासन एक बार फिर इस पूरे मामले में गंभीर होने की बात कह रहा है। बाल कल्याण समिति भी स्टूडेंट्स के सुसाइड मामले को लेकर कोई ठोस कदम उठाने की बात कह रही है। देखिए, ये लगातार सुसाइड केस जो हो रहे हैं, जैसा कि अभी एक सप्ताह में 3 नाबालिग बालकों ने आत्महत्या की है। ये एक बहुत दुखद विषय है, बहुत ही गंभीर मामला है। बाल कल्याण समिति इसको बहुत ही गंभीरता से ले रही है और तुरंत ही इसमें संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे सामने ही बालक का शव यहाँ मोर्चरी में पहुँचा है। बालक बिहार का रहने वाला है। एक दुखद घटना है कि देखिए, आप जिस भी हॉस्टल का बालक है उसका कोई संचालक, कोई भी उसके साथ उपस्थित नहीं है। कोटा पिछले 2 दशक से आईटी और नीट में बेहतरीन नतीजे देने के लिए देश भर के स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों की पहली पसंद बन चुका है। लेकिन जिस तादाद में कोटा में स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग का सपना साकार करने के लिए पहुंच रहे हैं, ना तो इनकी मात्रा में देश भर की मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटें हैं और ना ही प्रतियोगी परीक्षा के दौरान रेस में तनाव का शिकार हो रहे बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग का इंतजाम। राज्य सरकार कई बार कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली पर शिकंजा कसने का दावा तो करती है, लेकिन वह महज कागजी साबित होता है। कोचिंग संस्थान स्टूडेंट से मोटी फीस तो वसूल रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होने की स्थिति में स्टूडेंट को सही राह दिखाने का सरोकार उनका कोई नाता नहीं है।
देश में मेडिकल और IIT के लिए चयनित होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या से कई गुना विद्यार्थी कोटा में कोचिंग के लिए आते हैं। सफलता सभी को नहीं मिलती, ये लाजमी है, लेकिन सफलता की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही प्रेशर कुकर जैसा प्रेशर कई घरों के चिराग बुझा रहा है। अब एक बार फिर देखना होगा कि स्टूडेंट्स के सुसाइड मामलों को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है, ताकि तनाव के चलते घरों के गुजरे दीपकों को रोशन रखा जा सके। कोचिंग स्टूडेंट्स के आत्महत्याओं के मामलों को लेकर महज एक आंकड़े तक सीमित कर दिया गया है। जिस तरह के दावे लगातार किए जाते हैं कि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी, वो काउंसलिंग कहीं नज़र नहीं आती। यही वजह है कि जो बच्चा तनाव में होता है उस तक ना तो काउंसलर पहुंच पाता है, ना ही कोचिंग की कोई ध्यान जाती है और ना ही हॉस्टल संचालक। ऐसे में बड़ा सवाल ये है क्या स्टूडेंट्स के साथ साथ अब अभिभावकों की भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, ताकि वो उम्मीदों का बोझ अपने उन बच्चों पर न डालें कि वो डर की वजह से मौत को ही गले लगा लें। सहयोगी रामेश्वर कुशवाहा के साथ शाकिर अली, सच बेधड़क, कोटा। राजधानी में अवैध हथियार और हथियार तस्करों के विरुद्ध जयपुर पुलिस का ऑपरेशन आग लगातार जारी है, जिसके तहत पुलिस न केवल हथियार तस्करों को दबोच रही है, बल्कि भारी तादाद में हथियार भी बरामद कर रही है। ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए कमिश्नरेट स्पेशल टीम और चारों जिलों की DST टीम जुटी हुई है। तस्करों के रूट और पैडलर्स के ठिकानों की जानकारी जुटाने के बाद उनकी कमर तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव खुद इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखें पूरी रिपोर्ट। 810 आरोपी आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार, 555 हथियारों को किया जब्त, 307 देशी कट्टा, 233 पिस्टल, 15 रिवॉल्वर बरामद, 4 बंदूक, 12 बोर राइफल, 5 एयरगन, 45 मैगजीन जब्त, 4 तलवार, 7 चाकू, 2025 जिंदा कारतूस और 180 खाली कारतूस बरामद। ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन के तहत जयपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। 8 अगस्त 2020 से इस स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की थी, जो अब भी लगातार जारी है। एडिशनल DCP क्राइम सुलेश चौधरी ने बताया कि 30 अप्रैल 2023 तक इस ऑपरेशन के तहत आर्म्स एक्ट में 470 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 745 तस्करों और बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे अलग अलग तरह के कुल 555 हथियार बरामद किए जा चुके हैं। ताज्जुब की बात है कि हथियारों की तस्करी करते 15 नाबालिगों को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है। पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न जिलों से कंट्री मेड हथियार बड़ी तादाद में तस्करी कर लाए जा रहे हैं। हथियार तस्करों के पूरे रूट को खंगालने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं युवाओं में हथियारों का काफी क्रेज देखा जा रहा है, जिसके चलते युवा सोशल मीडिया पर भी हथियारों के साथ फोटो क्लिक कर अपलोड कर रहे हैं। ऐसे युवाओं के खिलाफ भी पुलिस जमकर कार्रवाई कर रही है। पूरे कमिश्नरेट एरिया में श्रीमान CP साहब के द्वारा पिछले लगभग 2 साल से अवैध हथियारों के खिलाफ एक ऑपरेशन आग का चलाया जा रहा है, जिसमें CST, DST और थाना पुलिस मिलकर के इसमें अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करती है, जिससे हमारा अभियान लगातार जारी है। इसमें अभी 30 अप्रैल तक यदि बात करते हैं तो 470 मुकदमे हमने इसमें दर्ज किए हैं और 810 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है और 555 अवैध हथियार इसमें हमने जब्त किए हैं। जो अवैध हथियार हैं, जो कंट्री मेड पिस्टल और जो देसी कट्टे हैं, इनका जो रूट है वो MP, UP और राजस्थान में देखा जाए तो ये कोटा और ये झालावाड़ इस साइड से आते हैं। तो खबर अब अजमेर से है, जहां की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद आरोपी ने सुसाइड कर लिया। ड्यूटी स्टाफ की सूचना पर जेल में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली गई। बाद में बंदी की बॉडी को JLN हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। आरोपी को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसे 12 जेल से फरार होने के बाद अजमेर जेल में शिफ्ट किया गया था। देखें पूरा मामला। हाई सिक्योरिटी जेल में कैदी की मौत से मचा हड़कंप। मृतक पत्नी की हत्या के मामले में काट रहा था सजा। आरोपी पूर्व में 12 जेल से गया था भाग। मौत के कारण की होगी न्यायिक जांच।
प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल में कैदी द्वारा फंदा लगाने से हड़कंप मच गया। 12 के जामवेद ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। मृतक पत्नी की हत्या के मामले में सजा काट रहा था। आरोपी पूर्व में 12 जेल से भाग गया था। इसी के चलते उसे हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया था। पुलिस ने शव को JLN अस्पताल में रखवाया है। मिली जानकारी के अनुसार विचाराधीन कैदी जनवेद सहरिया ने देर रात जेल में फंदा लगा लिया। मौत के कारणों की जांच न्यायिक अधिकारी करेंगे। मृतक कैदी ने अपनी सेल में पायजामा से फंदा बनाया और उसमें झूल गया। मृतक अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपने परिजनों से दूर हो गया था। इसी के चलते वो डिप्रेशन में था। संभवतः इसके चलते उसने ये कदम उठाया है। ये एक कैदी है जिसका नाम जनवेद पुत्र इंद्र निवासी 12 है, जाति सहरिया। और उसने क्या किया, अपने बैरक में फांसी लगा ली। तो रात को जो अशोक होकर है, जो बैरक में तैनात था, उसने सूचना दी कि एक कैदी ने फांसी लगा ली है। तो उसके बाद जो मौके की वीडियोग्राफी करवाई गई और ACJM संख्या 1 के देखरेख में जो भी है वो कार्रवाई की गई। और उसके बाद जो शव है उसको मुर्दाघर में रखवाया गया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। ये बंदी धारा 302 और जेल से भागने की, जेल से फरार होने के जुर्म में यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। पहले 12 जेल में ये बंद था, उसके बाद वहाँ से जेल से फरार हो गया था। उसके बाद इसको इस कारागृह में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद ये विशेष बैरक में बंद था, जो सिंगल बैरक होते हैं उसमें। तो रात को इसने लगभग मध्य रात्रि के दौरान लगभग इसने फांसी लगा दी। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद एक कैदी जनवेद सहरिया ने दरमियानी रात फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक कैदी अपनी ही पत्नी की हत्या के साथ साथ 12 जेल से फरार होने का भी आरोपी था। मामले की सूचना रात्रि प्रहरी अशोक खोखर ने जेल प्रशासन को दी। इसके बाद ACJM संख्या 1 की देखरेख में उस स्पेशल सिंगल बैरक की वीडियोग्राफी करवाने के बाद शव को JLN हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस फिलहाल मृतक के परिजनों का इंतजार कर रही है। परिजनों के अजमेर में पहुंचने के बाद ही शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। माना जा रहा है कि मृतक जनवेद सहरिया अवसाद का शिकार था और उसी के चलते उसने आत्महत्या की है। मृतक आरोपी जनवेद ने 20 फरवरी को नशे की हालत में अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करके उसके शव को खेतों में फेंक दिया था। घटना के 2 दिन बाद आरोपी ने थाने में पहुंचकर गिरफ्तारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसे 12 जेल भेज दिया था। मृतक आरोपी जनवेद 12 जिले की जेल में अपनी पत्नी की हत्या के मामले में बंद था। 1 मार्च को वह चोरी छिपे जेल की 18 फीट दीवार फांदकर फरार हो गया था। इसको लेकर जेल प्रशासन की ओर से मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी भी करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने MP के करहाल के करकटा के जंगल से उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे अजमेर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। जनवेद मार्च 2023 से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था। परिवार का कोई भी सदस्य उससे मिलने नहीं आता था। इसके साथ ही उसे हिंदी भाषा बोलनी या समझनी नहीं आती थी, जिसके कारण वह किसी से बात भी नहीं कर पाता था। इसी वजह से वह डिप्रेशन में चल रहा था। संभवतः कारण यही है कि उसने डिप्रेशन में आकर जेल में सुसाइड कर लिया। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने जोधपुर जा रही स्लीपर बस से एक महिला और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 30 किलो गांजे की खेप बरामद की, बाजार में जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से आई है नशे की खेप। जोधपुर में देनी थी सप्लाई। तलाशी के दौरान मिले 3 बैग। पुलिस ने नाकाबंदी कर की कार्रवाई। पुलिस टीम ने जोधपुर आ रही स्लीपर बस से एक महिला और एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिनके पास से 30 किलो गांजे की खेप बरामद की है, बाजार में जिसकी कीमत 6 लाख रुपए के आसपास बताई गई है। नशे की ये खेप छत्तीसगढ़ से लाई गई थी, जिसे जोधपुर में सप्लाई देना था। उससे पहले ही उन्हें पकड़कर पूछताछ की और इसके बाद टीम ने छोटू अंसारी और राजेश्वरी को गिरफ्तार किया है। उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर निवारक दल की टीम ने किशोरपुरा टोल प्लाजा हिंडोली जिला बूंदी पर एक स्लीपर बस को रुकवाया।
बस में छोटू अंसारी और राजेश्वरी सफर कर रहे थे। तलाशी में उनके पास से 3 बैग मिले, जिनमें से 2 बैग में 4 पैकेट के अंदर 30 किलो 580 ग्राम गांजा था। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। ये हमारी नियमित रोड चेकिंग के दौरान बस की चेकिंग में हमको एक कपल मिला, एक पुरुष और एक व्यक्ति, जिनके पास एक बैग था। बैग में जब हमने पूछा तो उनकी संदिग्धता को देखते हुए हमने बैग की चेकिंग करी तो उसमें 4 पैकेट हमको मिले। उनको हम दोनों को हम अपने कार्यालय लेके आए और बैग को हमने खोला तो उसके अंदर हमको गांजा मिला, जो कि अच्छी क्वालिटी का गांजा दिखता था। पूछने पर उन्होंने बताया कि ये लोग छत्तीसगढ़ से ट्रेन से चढ़े थे और कोटा में उतरे और इनकी पहले से किसी ने व्यक्ति ने बस की टिकट जोधपुर भगती कोठी करा रखी थी और ये बस जब बूंदी हिंदोली टोल नाका पे हमने जब जांच करी तब ये हमारे पास हमने इनको पकड़ा और अभी अनुसंधान जारी है। सर, इसकी कीमत कितनी होगी मार्केट में? कीमत करीबन इसकी 6 लाख रुपए होगी। 30 किलो के आसपास माल है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि महिला शादीशुदा है, जो कुछ समय से छोटू अंसारी के साथ रह रही है। दोनों के पास से छत्तीसगढ़ से भगत की कोठी तक के ट्रेन के एसी कोच के टिकट मिले हैं। ट्रेन के एसी कोच के टिकट के होने के बाद भी दोनों कोटा से स्लीपर बस में बैठकर जोधपुर जा रहे थे। फिलहाल सीबीएन की टीम आरोपियों से तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ में जुटी है। खबर अब झुंझुनू से, जहां एसीबी ने सीएमएचओ कार्यालय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने पीसीपी एनडीटी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को 13,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी संदीप शर्मा सोनोग्राफी सेंटर का रजिस्ट्रेशन करने के एवज में परिवादी को परेशान कर रहा था, जिसके बदले में 13,000 रुपए और 3 महंगी शराब की बोतलों की डिमांड की थी। देखें पूरी रिपोर्ट। एसीबी ने परिवादी के नाम का नहीं किया खुलासा। टीम आरोपी के घर और अन्य ठिकाने पर दे रही दबिश। सोनोग्राफी सेंटर रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी थी 13,000 की रिश्वत। एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया और रिश्वत की राशि की बरामद। झुंझुनू में सीकर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ कार्यालय झुंझुनू में संविदा पर कार्यरत पीसीपी एनडीटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप शर्मा को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीकर एसीबी के एएसपी राजेश जांगीड़ ने बताया कि 5 अप्रैल को एक परिवादी ने सीकर एसीबी में शिकायत की थी कि वह झुंझुनू में नया सोनोग्राफी सेंटर खोलना चाह रही हैं, जिसकी फाइल पीसीपी एनडीटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप शर्मा के पास है, जो रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर सत्यापन करवाया गया। लेकिन करीब 4 बार सत्यापन के दौरान पीसीपी एनडीटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने पैसे मांगने की बजाय उसकी फाइल में कमियां निकाली और कागज पूरे करने को कहा। लेकिन कल 11 मई को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप शर्मा ने परिवादी को फोन किया और कहा कि वह उसका काम कर देगा, जिसके एवज में एक बड़े ब्रांड की 3 शराब की बोतलें और 13,000 रुपए लगेंगे। शराब की बोतलें आज ही देनी होंगी, जिस पर एसीबी ने सत्यापन कराया। 5 अप्रैल 2023 को हमारे पास एक परिवादी आया था। उन्होंने बताया कि साहब मेरा एक नया सोनोग्राफी सेंटर खोलना चाह रहा हूँ और उस सोनोग्राफी सेंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर झुंझुनू द्वारा मेरे से अवैध पारितोषिक के रूप में 13,000 रुपये की मांग कर रहा है, जिसके ऊपर हमने उसको सत्यापन कराया। और सत्यापन जब भी जैसे 5 अप्रैल के बाद में 10 अप्रैल को भेजा, फिर 17 अप्रैल को भेजा, लेकिन ये जब भी आता जब भी उसको ये कुछ कमी बताता, ये कमी है ये कमी है, तो ऐसे करके करीबन 4 बार उसको ये वापस लौटा चुका था। आज ये नहीं है कागज़ में, ये नहीं है। दिनांक 11/5 कल दिनांक 11/5 को परिवादी का फ़ोन आया कि सर आज वो वापस मेरे को फ़ोन किया है उसने और वो मेरा काम करने के लिए कह रहा है। जब हमने वापस कल दिनांक 11 को सत्यापन करवाया, उस सत्यापन में इसने 13,000 रुपये और 3 शराब की बोतलें टीचर्स ब्रांड की, टीचर्स 50 की, और कहा कि टीचर्स ब्रांड की जो बोतल हैं वो मेरे को आज ही दो। तो सत्यापन के दौरान ही कल 3 बोतल इसने ले ली, जिसमें से 1 बोतल इससे फूट गई थी, तो 2 ही बोतल कल इससे सत्यापन के दौरान एसओ ने
संदीप शर्मा ने ले ली थी। और आज सुबह हम पूरी तैयारी के साथ, हमारे सीआई श्री सुरेश जी हैं जो इस केस के टीएलओ हैं, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ और इसको 13,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। पैसे लेने के बाद ये आसपास देख रहा था कि कहीं मेरे को एसीबी वाले चेक तो नहीं कर रहे हैं, और फिर इसने देखा कुछ नहीं है तो इसने कहा कि यार तेरा काम मैंने कर दिया है और ये लो, और उसने अपना ओटीपी वगैरह और रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट इसको दे दिए। सत्यापन के दौरान परिवादी से पीसीपी एनडीटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप शर्मा ने 3 शराब की बोतलें ले ली, लेकिन उससे एक शराब की बोतल गिर जाने से फूट गई। निर्धारित सौदे के मुताबिक आज परिवादी 13,000 रुपए लेकर फिर संदीप शर्मा के पास सीएमएचओ कार्यालय झुंझुनू पहुंचा, जहां पर उसने 13,000 रुपए ले लिए। पीसीपी एनडीटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप शर्मा को आशंका थी कि कहीं एसीबी तो नहीं। उसने पैसे लेने के बाद अपने स्तर पर चेक भी किया, लेकिन बाद में उसने रजिस्ट्रेशन के कागज देते हुए परिवादी से कहा कि उसका काम हो गया है। इतने में ही सीआई सुरेश कुमार की टीम ने पीसीपी एनडीटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप शर्मा को दबोच लिया। आरोपी को कल जयपुर के एसीबी के विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि पीसीपी एनडीटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप शर्मा संविदा पर कई सालों से सीएमएचओ कार्यालय झुंझुनू में तैनात था। एसीबी की कार्रवाई से पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। इसके बाद एसीबी के एएसपी राजेश जांगीड़ के नेतृत्व में टीम ने संदीप शर्मा को 13,000 रुपए और 2 शराब की बोतलें लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और रिश्वत की राशि बरामद कर ली। टीम का आरोपी के घर और अन्य ठिकानों पर सर्च जारी है।